दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरें आज वैसी नहीं हैं जैसी सदियों से रही। नीले पानी की वो शांत गहराइयां अब जैसे आग उगल रही हैं। समंदर के ऊपर युद्धपोतों की गड़गड़ाहट, आसमान में जेट इंजनों की गूंज और सैटेलाइट्स पर नजर टिकाए बैठे देशों की बेचैनी, ये सब मिलकर एक नए वैश्विक संकट का संकेत दे रहे हैं। दुनिया की तीन बड़ी ताकतें भारत, तुर्की और नाटो अब आमने सामने हैं। एक ऐसा टकराव जो इतिहास के पन्नों में नए युद्ध अध्याय की शुरुआत कर सकता है। कभी सिर्फ एक समुद्री इलाका समझे जाने वाला भूमध्य सागर अब युद्ध की आग में झुलस रहा है। यह कहानी तब शुरू हुई जब भारत ने पहली बार अपने नौसैनिक बेड़े को भूमध्य सागर की गहराइयों में भेजा। भारत का मकसद साफ था, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर अपने अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखना। लेकिन तुर्की को यह रास नहीं आया। उसने सोचा कि भूमध्य नाशा सागर उसका निजी इलाका है, जैसे उसकी जागीर। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यकीन था कि कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना यहां कदम नहीं रख सकता। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भूमध्य सागर किसी का बाप दादा की जागीर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इस बयान ने तुर्की की नींव हिला दी। तुर्की को यह लगा कि भारत उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है, और तभी से उसने एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश की। उसने नाटो को फोन लगाया, वही नाटो जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दर्जनों शक्तिशाली देशों का सैन्य संगठन है। तुर्की ने रोते हुए शिकायत की कि भारत भूमध्य सागर में उसकी सीमा के पास सैन्य गतिविधियां कर रहा है। उसने नाटो से मदद मांगी, भारत को रोकिए, नहीं तो वो हमारे रास्ते में बाधा बनेगा। और बस यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया की नजरें इस सागर की लहरों पर टिका दी। सोशल मीडिया पर यह खबर बिजली की तरह फैली। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक हर जगह एक ही चर्चा थी, क्या भारत और तुर्की आमने सामने आने वाले हैं? न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चलाई, इंडिया वर्सेस तुर्की, अ न्यू वॉर जोन इन द मेडिटेरेनियन। लोगों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब नाटो ने तुर्की का साथ देने से इनकार कर दिया। नाटो के सदस्य देशों ने स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि भारत ने कोई गलती नहीं की थी। भारत ने किसी देश की सीमा में प्रवेश नहीं किया था, न ही किसी पर हमला किया था। भारत बस अपने इंटरनेशनल व्यापारिक रास्ते से गुजर रहा था, वही रास्ता जिससे हर देश गुजरता है। नाटो ने तुर्की से पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि भारत ने हमला किया? तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। अमेरिका ने कहा, तुर्की ने पहले भारत को उकसाया। ब्रिटेन ने कहा, अगर हमला हुआ है तो उसका प्रमाण दो। जर्मनी ने कहा, हम तटस्थ रहेंगे। और फ्रांस ने तो साफ कह दिया, तुर्की ने अगर भारत को छेड़ा है तो नतीजा भुगतेगा भी। यह सुनकर तुर्की की हालत पतली हो गई। जिस नाटो पर उसे भरोसा था, वही नाटो अब भारत की तरफ खड़ा था। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा था। भारतीय नौसेना ने अपने 5 घातक युद्धपोत इंस विक्रांत, इंस त्रिकंड, इंस चेन्नई, इंस कोची और इंस दिल्ली को रणनीतिक स्थिति में तैनात कर दिया। भारतीय पायलटों की नजरें आसमान पर थीं और समुद्र में हर लहर भारत की ताकत का प्रतीक बन चुकी थी। तुर्की ने अपने 22 युद्धपोतों को भेजकर भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन भारत की रणनीति कुछ और ही थी। भारत ने सीधे टक्कर नहीं ली, बल्कि उसने तुर्की के सिस्टम को भीतर से हिला दिया। भारत के साइबर वॉरफेयर यूनिट ने तुर्की के ड्रोन सिस्टम और कम्युनिकेशन चैनल को जाम कर दिया। अचानक तुर्की के जहाजों के रडार काम करना बंद कर गए। उनके ड्रोन हवा में लटक गए, जैसे पतंग की डोर कट गई हो। सैनिक एक दूसरे को देख रहे थे, क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुर्की की पूरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लाइन ध्वस्त हो चुकी थी। यह भारत का साइलेंट स्ट्राइक था, बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर लाने वाली रणनीति। तुर्की की सप्लाई चेन भी कट गई। उसके जहाजों को ईंधन और संचार सहायता नहीं मिल पा रही थी। वो पूरी तरह भारत की रणनीति में फंस चुका था। तुर्की को लगा था कि नाटो उसे बचा लेगा, लेकिन नाटो ने उल्टा सवाल पूछ लिया, तुर्की तूने किया क्या है? अब तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। नाटो ने भारत को निर्दोष माना और कहा कि भारत ने सिर्फ अपने रास्ते की सुरक्षा की है। इससे तुर्की को झटका लगा, क्योंकि अब उसका भारत को फंसाने का प्लान धूल में मिल चुका था। इस झटके के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का आपा खो गया। उन्होंने नाटो पर आरोप लगाया कि नाटो भारत के आगे झुक गया है। गुस्से में उन्होंने कहा कि अगर नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे। लेकिन असलियत यह थी कि अब नाटो को तुर्की पर भरोसा नहीं रहा था। नाटो जानता था कि तुर्की अपनी मनमानी कर रहा है और उसके कदम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस बीच भारत के पक्ष में रूस और इजराइल खुलकर सामने आ गए।
रूस ने चेतावनी दी कि अगर तुर्की ने भारत पर हमला किया तो रूस भी युद्धपोत भेजेगा। इजराइल ने कहा कि अगर कोई देश भारत को धमकाएगा तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। अब तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पुराने सहयोगी भी उससे दूरी बनाने लगे। सऊदी अरब, ईरान और इराक ने बयान जारी किया कि हमारा इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं। यह बयान तुर्की के लिए किसी चांटे से कम नहीं था। अब तुर्की बौखला गया। उसने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका भी चुप रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि वे इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। तुर्की ने UN में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां भी उसकी नहीं चली। संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई और कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया है। लेकिन तुर्की ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने 18 मुस्लिम देशों का एक नया संगठन बनाया और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। तुर्की का कहना था कि भारत को कभी भी यूनाइटेड नेशंस की स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। तुर्की ने भारत को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दुनिया वो नहीं रही। सऊदी अरब, मिस्र, UAE जैसे देश अब भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे जानते हैं कि भारत आज एक उभरती वैश्विक शक्ति है और उससे दूरी बनाना मूर्खता होगी। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया। भारत ने साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ एक रिएक्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक फोर्स है जो अपने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तुर्की ने न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि कूटनीतिक रूप से भी अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने भारत को कमजोर समझा, लेकिन भारत ने उसे उसी के मैदान में मात दी। भूमध्य सागर में भारत की मौजूदगी ने पूरी भू राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। अब यह साफ हो गया है कि भारत सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित शक्ति नहीं है, बल्कि उसकी पहुंच भूमध्य सागर तक है। भारत के युद्धपोत वहां सिर्फ ताकत दिखाने नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने एक संदेश दिया है। भारत जहां चाहे वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। तुर्की अब नाटो से नाराज है, अमेरिका से निराश है और दुनिया में अकेला खड़ा है। उसकी स्थिति उस खिलाड़ी जैसी है जो खुद अपने जाल में फंस गया हो। अब तुर्की के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, या तो भारत के साथ बातचीत करे और अपने अहंकार को त्याग दे, या फिर एक ऐसी जंग छेड़े जिसमें उसका भविष्य खुद अंधकार में डूब जाएगा। भारत ने अब तक तो धैर्य रखा है, लेकिन अगर तुर्की ने फिर कोई दुस्साहस किया तो नतीजा क्या होगा, यह सोचकर ही उसके माथे पर पसीना आ जाता है। क्योंकि अब भारत वही देश नहीं रहा जो चुपचाप सब सह लेता था। अब भारत वही करता है जो जरूरी होता है, चाहे वो साइबर वार हो, कूटनीति हो या सीधी कार्रवाई। भूमध्य सागर की लहरें अब भारत की मौजूदगी से परिचित हो चुकी हैं। तुर्की का घमंड अब नमकीन पानी में बह चुका है और नाटो ने भी सीख ली है कि सच्चाई हमेशा ताकत के साथ नहीं, न्याय के साथ होती है। भारत ने न तो किसी पर हमला किया, न किसी की सीमा लांघी, लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि उसकी शक्ति अब शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को अब तुर्की के खिलाफ और सख्त होना चाहिए? क्या उसे और बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि दुश्मनों को सबक मिल सके, या फिर भारत को शांत रहकर सिर्फ रणनीति के जरिए ही अपने विरोधियों को जवाब देना चाहिए? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।